क्या आपको लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है? आप ईएमआई के बर्डन में दब चुके हो? आपको ये समझ में नहीं आता कि इनकम और एक्सपेंस को कैसे मैनेज करें? दोस्तों, अगर ये सारे प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो तो इसका मतलब बहुत सिंपल है, आपका फाइनेंशियल प्लानिंग ठीक से नहीं हुआ। मैं दर्शन सोलंकी मोटिवेशनल स्पीकर आज स्वागत करता हूं आज के वीडियो में, जहां हम बात करेंगे 10 से 15 मिनट में फाइनेंशियल प्लानिंग को कैसे समझा जाए। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक डालें। और हाँ, अगर आप हमारी चैनल में पहली बार आए हो तो आपको सब्सक्राइब करना है। चलिए बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग 10 से 15 मिनट के अंदर। दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है? इन्वेस्टमेंट करना फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं बोलते। ज़्यादातर लोग पैसे को इन्वेस्ट कर दे तो वो बोलते हैं कि वो फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको 3 केस बताता हूँ लोग कैसे पैसे इन्वेस्ट करते हैं। केस नंबर 1, जब जब उनके पास पैसे आते हैं वो पैसा फिक्स डिपॉजिट में डाल देते हैं और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखते हैं कि उनका तो पैसा ऑलमोस्ट उधर का उधर ही है, उनका तो पैसा बढ़ा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपका एफडी का जो इंटरेस्ट आया वो टैक्सेबल है और उसके बाद अगर इन्फ्लेशन को मैं कंसीडर करूं तो आपका रिटर्न बहुत मिनिस्क्यूअल है। दूसरा बंदा ऐसा है जो अपने ऑफिस में स्टॉक इन्वेस्टमेंट की चर्चा में डेफिनेशन में बात तो करता है, डिस्कशन में भाग तो लेता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करता। वो तब तक वो स्टॉक को ऑब्जर्व करता है जब तक वो स्टॉक बढ़ना शुरू ना कर दे, और वो तब एंट्री लेता है जब वो स्टॉक का प्राइस बहुत बढ़ जाता है, और बाद में जब पैसा इन्वेस्ट करने के बाद जब वो स्टॉक गिरने लगता है तब फिर वो पछताता है कि यार मैंने स्टॉक में पैसे क्यों डाले। तीसरा बंदा, ज़्यादातर लोग ये थर्ड कैटेगरी में फॉलो करते हैं, कहाँ पर पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं और कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है जब उनका अकाउंटेंट और उनके एचआर मैनेजर बोलते हैं कि आपका टैक्स सेविंग डॉक्यूमेंट सबमिट करने का लास्ट डेट आ गया है, आपको इतने डॉक्यूमेंट्स तो सबमिट करने ही पड़ेंगे, वो लोग भागते हैं और उनके सामने जो पहला प्रोडक्ट आता है वहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। उस टाइम पे जो भी प्रोडक्ट मार्केट में सबसे ज़्यादा एडवर्टाइज होती है, टीवी में, न्यूज़ चैनल में, मैगजीन्स में, ज़्यादातर लोग वहाँ पर पैसा डाल देते हैं। वो ये नहीं समझते कि ये प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट्स क्या है, टैक्स बेनिफिट के अलावा भी उनको और जीवन में क्या चाहिए, और मोटा मोटा पैसा डाल देते हैं। टैक्स सेविंग तो हो गया, लेकिन वो प्रोडक्ट सही मायने में उनको बेनिफिट नहीं दे पाती है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग अगर सरल शब्दों में आपको बताऊं तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है लाइफ में आपको जब जब पैसों की ज़रूरत पड़े तब तब पर्याप्त मात्रा में पैसा अवेलेबल हो, उसको फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं। दोस्तों, आपको पेन और पेपर लेके काम करना पड़ेगा। चलिए मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताइए, आपने एक ज़मीन का टुकड़ा खरीद लिया और वो ज़मीन के टुकड़े पर आपको एक आलीशान हवेली बनानी है, तो आप क्या करोगे? दूसरे दिन मैसन को और वर्कर को बुला के उनको बोलोगे कि आप काम करना शुरू कर दो? नहीं, आप क्या करोगे? एक आर्किटेक्ट इंजीनियर को हायर करोगे और आप पेन और पेपर पे सबसे पहले वो आलीशान हवेली का ब्लूप्रिंट तैयार करोगे। तो दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला नियम है आपको आपका ब्लूप्रिंट बनाना है। जैसे एक बिल्डिंग के लिए बोला जाता है कि बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में 2 चीज़ें बहुत अहम है, एक वो बिल्डिंग का बेस यानी कि नींव, और दूसरा उसके पिलर का स्ट्रक्चर। तो ठीक उसी तरीके से अगर मैं फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करूं तो फाइनेंशियल प्लानिंग का जो बेस है वो प्रोटेक्शन प्लान। और जो फाइनेंशियल प्लानिंग के जो पिलर है, जो 4 मेन पिलर है, उसमें से पहला पिलर है इमरजेंसी फंड यानी कि लिक्विडिटी, दूसरा जो है वो है आपका इन्वेस्टमेंट, तीसरा जो है वो है आपका स्पेंडिंग यानी कि आप इन्वेस्टमेंट को आप विड्रॉ कैसे करते हो, इनकम को कैसे कंटिन्यू रखते हो, और चौथा अहम पहलू जो है वो है टैक्सेशन। चलिए 5 चीज़ों को बारी बारी देखते हैं। पहले शुरुआत करते हैं प्रोटेक्शन प्लान से। प्रोटेक्शन प्लान की क्यों ज़रूरत है? एक आम आदमी के ऊपर मोटा मोटा 4 प्रकार के रिस्क है। सबसे पहला डेथ, डिसीज, डिजास्टर एंड डिसेबिलिटी। बात करते हैं डेथ से, शुरू करते हैं। डेथ, अनटाइमली डेथ, अनफॉर्चुनेट डेथ, यंग एज में डेथ होना आजकल अपने लिए अपनी सोसाइटी में बहुत कॉमन हो चुका है। चलिए मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ। अगर आप 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हो अपने नेटिव से, अपने सिटी से, तो आप अपनी फैमिली को 2 दिन घर चलाने के लिए कितने पैसे देके जाओगे? 2000, 5000? अगर 10 दिन के लिए बाहर जा रहे हो तो कितना रुपया देके जाओगे? 15,000, 20,000? 6 महीने के लिए बाहर जाओगे तो आप कितना रुपया देके जाओगे? 1 लाख, 1.5 लाख?
अब मान लो आप ऐसी जगह पर जा रहे हो कि जहां से आप वापस ही नहीं आने वाले हो, तो आप अपनी फैमिली के लिए कितना पैसा छोड़ के जाओगे? दैट इज वॉट योर प्रोटेक्शन प्लान। प्रोटेक्शन प्लान को हम सरल शब्दों में बोलते हैं आपकी इनकम अर्निंग कैपेसिटी को प्रोटेक्ट करना, जिसको हम बोलते हैं टर्म प्लान। टर्म इंश्योरेंस के नाम से ये बहुत फेमस है। तो सवाल ये है कि टर्म प्लान किसके पास होना चाहिए? फैमिली का जो अर्निंग मेंबर है, जिसको हम ब्रेड विनर बोलते हैं, उसके पास टर्म प्लान होना चाहिए। कितना होना चाहिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मित्रों हमें एक और बीमारी है जिसको हम बोलते हैं कम इंश्योरेंस लेने की बीमारी। हम ज़्यादातर लोगों के साथ जब डिस्कशन करते हैं तो पूछते हैं कि भाई आपके पास इंश्योरेंस है? वो बोलते हैं हाँ इंश्योरेंस तो है हमारे पास। कितना? वो बोलते हैं 5 लाख रुपया। अब आप खुद गिन लो, अगर आपका हर महीने का घर खर्च में 25,000 रुपया लगता है तो 5 लाख रुपये में आप कितने महीने घर चला पाओगे? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। इंश्योरेंस है बहुत बढ़िया, लेकिन बहुत मायने रखता है कि कितने अमाउंट का इंश्योरेंस आपके पास है। तो कितना इंश्योरेंस कवर होना चाहिए? मान लो मोटा मोटा एक 25 से 30 साल के अगर बंदे की मैं बात करूं, उसकी एनुअल इनकम का कम से कम 25 गुना इंश्योरेंस उसका होना चाहिए। यानी कि अगर उसका 4 लाख का सालाना इनकम है तो उसके पास 1 करोड़ का टर्म प्लान होना चाहिए। ये हो गया आपका इनकम अर्निंग प्रोटेक्शन। अब इनकम के साथ साथ आपने कुछ लायबिलिटीज भी पाल के रखी है, यानी कि आपने अपने होम लोन लेके रखे, आपने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के लिए लोन लेके रखे, आपने कोई ना कोई पर्सनल लोन लेके रखा है। तो आपको करना क्या है, आपका जो इनकम के सामने आपका जो 1 करोड़ का इंश्योरेंस आया, उसके साथ में आपको ये लोन वाला जो कवर है वो भी ऐड करना है। सेकेंड, ये इंश्योरेंस कब लेना चाहिए? ये इंश्योरेंस जब आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत ना हो तब लेना चाहिए। क्योंकि जब आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत होगी तब कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस नहीं देगी। तो जब आप यंग हो, फिट एंड फाइन हो, हेल्दी हो, तब आपको इंश्योरेंस कवर ले लेना चाहिए। इसका मज़ेदार पहलू ये है कि अगर आपने 25 की एज में आपका 12,000 या 15,000 में 1 करोड़ का इंश्योरेंस कर दिया, तो आप 45 के हो जाएंगे तो भी आपका प्रीमियम वही 12-15,000 रहेगा। 55 या 65 के भी हो जाएंगे तब भी आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम उतना का उतना ही रहेगा। तो सबसे पहले कवर करो अपना टर्म प्लान। किसका? फैमिली के अर्निंग मेंबर का, ब्रेड विनर का। अब डेथ के बाद दूसरी जो चीज़ आती है दैट इज डिसीज। माहौल बहुत ख़राब है तो फैमिली मेंबर के हर एक मेंबर का हेल्थ इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। मोटा मोटा कितना कवर होना चाहिए? पर पर्सन मेरे हिसाब से आपको 3 से 4 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। सो अगर आपके फैमिली में 2+1 यानी कि 3 मेंबर हैं तो आपको करीब करीब 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए। और आजकल अगर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो अभी थोड़े प्रीमियम इंक्रीज होंगे आने वाले समय में, तो अभी भी सही वक्त है कि आप अपना अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं किया है तो आप बिल्कुल कर लो। और हेल्थ इंश्योरेंस में मज़ेदार बात, आजकल नया डेवलपमेंट ये है कि आपको 2500, 3000, 4000 में आपको टॉपअप प्लान भी मिल जाता है जो आपके बेस प्लान में एडिशन कर देता है। सो 5 लाख के बेस कवर पे आप 45 लाख का टॉपअप कवर लेके आप अपना हेल्थ कवर 50 लाख का कर सकते हो। सो प्रोटेक्शन में 2 चीज़ें हमने बात किया, एक टर्म इंश्योरेंस यानी कि वो डेथ को कवर करेगा, डिसीज यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस। अब तीसरा और चौथा पॉइंट आएगा डिसेबिलिटी एंड डिजास्टर। वी आर लिविंग इन अनसर्टेन एनवायरनमेंट। सो हम लोग बहुत घूमते हैं, ट्रैवल करते हैं, मार्केटिंग के लिए, सेल्स के लिए इधर उधर जाते रहते हैं, तो एक्सीडेंट होने की संभावना और एक्सीडेंट के कारण डिसेबिलिटी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आपको एक एक्सीडेंट कवर भी साथ में ले लेना चाहिए। और एक्सीडेंट कवर कितना लेना चाहिए? आपका जो मंथली इनकम है, मंथली इनकम का 100 टाइम्स आपको एक्सीडेंट कवर लेना चाहिए। सो कुल मिला के ये हो गया आपका प्रोटेक्शन प्लान। दोस्तों किसी ने ठीक बोला है कि कोई भी इमारत का अगर नींव मजबूत है तो वो इमारत बुलंद बनेगी। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में आपने प्रोटेक्शन प्लानिंग को बहुत अच्छे से कर लिया तो बाकी चीजें अपने आप इन प्लेस आना शुरू हो जाएगी। तो प्रोटेक्शन प्लानिंग के बाद दूसरी चीज पे हम बात करते हैं दैट इज इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड की हमें क्यों जरूरत है? दोस्तों हम में से किसी को भी मार्च महीने में ये पता नहीं था कि हम लोग 70-80 दिन के लिए लॉकडाउन में जाने वाले हैं। जॉब चालू रहेगा, इनकम चालू रहेगा, नहीं रहेगा, हमें किसी को भी पता नहीं था।
तो इमरजेंसी फंड एक ऐसा ऑप्शन है, एक ऐसा फंड है जो आपको 24/7 अवेलेबल है। आपके पास कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए? आपकी मंथली इनकम का कम से कम 6 गुना और ज़्यादा से ज़्यादा 12 गुना। मतलब आप कुछ भी ना करो तो कम से कम 6 से 12 महीने तक अगर बैठे बैठे भी अगर घर चलाना पड़े तो भी चला सको, उतना आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अब ये इमरजेंसी फंड का पैसा आप कहाँ पर डाल सकते हो? अब इमरजेंसी फंड का पैसा आप घर में रख सकते हो, आप उसको सेविंग अकाउंट में रख सकते हो, बैंक की फिक्स डिपॉजिट में छोटी अवधि की एफडी कर सकते हो, या तो म्यूचुअल फंड के आप कोई भी लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका इमरजेंसी फंड। अब प्रोटेक्शन दूसरा हो गया इमरजेंसी फंड। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात आती है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट और सेविंग एक ऐसी चीज है, ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों सेविंग और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क है, चलो मैं बता देता हूँ आपको। सेविंग किसको बोलते हैं? आप अपने मनी बैंक में, पिगी बैंक में पैसे डालते हो, उसको सेविंग बोलते हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव है कॉर्पस क्रिएट करना। जबकि इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है पैसे को एप्रिशिएट करना। तो आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। किस लिए? क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत सारे सपने हैं, जैसे कि आपको अपने बच्चों की बहुत बढ़िया एजुकेशन करवानी है, बेटी की शादी करवानी है, आपको ड्रीम कार लेनी है, आपको बंगलो बनाना है, आपको वैकेशन विला खरीदना है, आपको वर्ल्ड टूर पे जाना है, वगैरह वगैरह। तो करना क्या है दोस्तों? पेन और पेपर लेके बैठो और आप अपने सारे ड्रीम्स और एस्पिरेशंस का लिस्ट बनाओ। 1 2 3 4 5 6 लिस्ट बनाओ। अब आपको करना क्या है? अब वो जो 6 7 8 जो भी आपने गोल्स लिखे, आप उसको 1 बाय 1 चेक करो कि ये 8 चीज में से सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए कौन सा है, उसको नंबर 1 दो। उससे लेस इंपॉर्टेंट को नंबर 2 करो, फिर नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। तो आपके सामने क्या होगा? आपको एक पूरा का पूरा प्रायोरिटी लिस्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो आपको समझ में आएगा कि आपको सबसे पहला पैसा कहाँ डालना है, उसके बाद बचा पैसा कहाँ डालना है, उसके बाद पैसा कहाँ डालना है। इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको किसी और को कॉपी नहीं करना है। लोग आजकल अपने फ्रेंड्स को कॉपी कर लेते हैं, कलीग को कॉपी कर लेते हैं, अपने फैमिली मेंबर का इन्वेस्टमेंट जहाँ पर है वहाँ पर अपना पैसा डाल देते हैं। ये गलती मत करो। जब आप इन्वेस्टमेंट करने आओ तो आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। एक है इन्फ्लेशन, कि महंगाई से जब आपका पैसा तेजी से बढ़ेगा तब आपके पैसे का रियल ग्रोथ होगा। तो आपको ऐसी जगह पर पैसा इन्वेस्ट करना है जहां आपका पैसा महंगाई से ज़्यादा तेजी से बढ़े। अब ऐसे कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है? बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, जैसे कि आप अपना पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप स्टॉक्स में डायरेक्टली पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर आप अपना म्यूचुअल फंड में एक पोर्टफोलियो बना सकते हो, या आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम के अंदर भी अपना जाके आप पीएमएस में भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अब प्रोडक्ट तो बहुत सारे अवेलेबल है। अब आपको चेक क्या करना है? आपको हर एक प्रोडक्ट के फीचर्स, एडवांटेज और बेनिफिट चेक करने हैं कि ये प्रोडक्ट में रिस्क कितना है। दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग में एक सिंपल लॉजिक हम फॉलो करते हैं, हायर द रिस्क हायर द चांस ऑफ रिटर्न। जितना रिस्क ज्यादा लोगे रिटर्न बनने की गुंजाइश ज्यादा है, और जितना रिस्क कम लोगे रिटर्न आपका कम बनेगा। तीसरी चीज, इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे आपको जो याद रखनी है, जिसको हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। वी सेड डोंट पुट ऑल एग्स अंडर वन बास्केट। सारी जगह पर सारे अंडे नहीं रखते। क्यों? क्योंकि अगर वो एक बास्केट गिर गया तो आपका पूरा पैसा डूब जाएगा। तो डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, और डाइवर्सिफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना पड़ेगा दैट इज एसेट एलोकेशन। आप डेट और इक्विटी में आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपको इनकम में से कितना पैसा डेट में लगाना है। ये डेट अगर सिंपल शब्दों में बोलूं तो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में लगाना है, और कितना पैसा इक्विटी साइड में लगाना है, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल रिटर्न। अब ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि दर्शन भाई मुझे कहाँ पर कितना पैसा डेट में लगाना चाहिए ये उम्र में। तो चलो मैं आज आपको एक थंब रूल बता देता हूँ। हम लोग ये बोलते हैं 100 माइनस एज इक्वल टू इक्विटी एक्सपोजर। यानी कि आपका अगर एज 40 का है तो 100 माइनस 40 यानी कि 60। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे 60% अमाउंट आपको इक्विटी में डालनी चाहिए।
इसका एक मतलब ये भी हुआ कि जैसे जैसे आप 40 से 50 पे पहुंच गए, आपका इन्वेस्टमेंट 50% इक्विटी में होगा, 50% डेट में होगा। तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपको अपना एसेट रीबैलेंस करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट में ध्यान रखनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा फाइनेंशियल प्लानिंग का, और वो है आपका रिटायरमेंट प्लानिंग। दोस्तों, हमने गुड बाय टेंशन करके ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे रहा हूं। आप अच्छे से वीडियो देखना, रिटायरमेंट प्लानिंग का इंपॉर्टेंस क्या है और आपको क्यों रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहिए, वो बहुत डिटेल में हमने बताया है। तो अब तक हमने बात किया प्रोटेक्शन का, इमरजेंसी का, इन्वेस्टमेंट का, और चौथा जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है फाइनेंशियल प्लानिंग का, जो चौथा पिलर है वो है टैक्सेशन। ज्यादातर लोग सिर्फ टैक्स को प्रायोरिटी देते हैं। आपको प्रोटेक्शन, लिक्विड फंड, इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टमेंट, सब में टैक्स इंप्लीकेशंस आएगा। अब ये टैक्सेशन आपको दो बार काम में आएगा, एक जब आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तब, और दूसरा जब आप पैसा बाहर निकाल रहे हो तब। जब आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो एंट्री पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, और जब आप पैसा एग्जिट करते हो, निकालते हो, तो कोई कोई प्रोडक्ट में आपको कैपिटल गेन लगता है। तो टैक्सेशन प्लानिंग करने के लिए डेफिनेटली आपको एक फाइनेंशियल प्लानर की या आपको एक अच्छे से एडवाइजर की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको कैलकुलेट करके बताएगा कि आपको एंट्री लेने पर कितना इन्वेस्टमेंट करना है और एग्जिट ऐसे करो ताकि आपको टैक्स का इम्प्लीकेशंस ना के बराबर आए या तो बहुत मिनिमम आए। तो टैक्सेशन के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हाँ, मैं मानता हूँ आने वाले साल में हमारे पास 2 टैक्स रिजाइम है। एक टैक्स रिजाइम ये बात करता है कि आपको सारे सेक्शंस का बेनिफिट मिलेगा, और दूसरा टैक्स रिजाइम ये है कि जहाँ पर आपको सारे टैक्सेशन सेक्शंस के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। आई वुड रेकमेंड कि अगर आप सेक्शंस का बेनिफिट ले रहे हो, सेविंग्स कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपके पास पैसा है, तो आप सेक्शन 1 में यानी कि पहले पोर्शन में रहो। आपका बचत होता रहेगा, आपका इन्वेस्टमेंट होता रहेगा, आपका वेल्थ क्रिएट होता रहेगा। सेकंड, यहाँ पर टैक्सेशन के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। डोंट गो ब्लाइंड। आप ब्लाइंडली एक दूसरों को फॉलो मत करो। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो प्रोडक्ट सूट होती है वही प्रोडक्ट में आप टैक्स बेनिफिट लेने के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करो। सो ये हो गया आपका टैक्सेशन। सो दोस्तों, ये होता है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग। आपको क्या करना है, चलिए पूरा समराइज कर देते हैं। आपको 5 चीज़ें ध्यान में रखनी है। नंबर 1, पहला प्रोटेक्शन प्लानिंग करना है, जिसमें आपका टर्म प्लान आएगा, हेल्थ प्लान आएगा, और दूसरा आएगा, उसके बाद आएगा आपका लिक्विड फंड का प्लानिंग, उसके बाद आएगा आपका इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग, उसके बाद आएगा आपका इनकम कंटिन्यूएशन का प्लानिंग, और उसके लास्ट में आपका आएगा आपका टैक्सेशन का प्लानिंग। फाइन। सो ये 5 चीज़ों अगर आप अच्छे से ध्यान रखते हो तो दोस्तों आपका फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छे से हो जाएगा। मित्रों, आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करो, शेयर करो, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो, और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक बिल्कुल डालना। और अगर हमारी चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।